नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यानी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो पहला है 36, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेक्लांचे सेल इज पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। नहीं, ये तो यूज नहीं करेंगे। 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ये तो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। मोस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? थर्ड आ जाएगा। आपको याद होगा लेक्लांचे सेल जब हम बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है भाई, आप वहां पे जिंक का तो एनोड बनाएंगे, ठीक, और कैथोड किसका बनाते हैं? ग्रेफाइट का, और उनके बीच में पेस्ट भर दिया जाता है किसका? NH4Cl एंड ZnCl2 का। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आ जाएगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ब्राइन सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस विल नॉट गिव पूछा है, एक्वस NaCl है। अब देखो भाई क्या होगा, आपको पता है कि अगर आप एनोड पे कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे सीधा क्या है? वाटर रिड्यूस होगा, और वाटर के रिड्यूस होने की रिएक्शन आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये H2 बनेगा प्लस 2OH माइनस, सही है। और एनोड पे क्या होगा? Cl माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा ऐसे, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ओवरऑल रिएक्शन जो आएगी वो क्या आएगी देखना, 2NaCl प्लस 2H2O क्या देगा? H2 प्लस Cl2 और 2OH माइनस और 2NaOH क्या बना लेगा? 2NaOH, ठीक। और इसके कारण pH ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो देखो NaOH ऑब्टेन्ड हुआ, Cl2 ये एनोड पे, ये कैथोड पे, लेकिन O2 ऑब्टेन्ड नहीं हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 37 का 4 आ जाएगा। ऐसे करते, ठीक, वेरी इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद अच्छा O2 जो है ना ऑब्टेन्ड होगी बहुत कम अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में एनोड पे। कई बार ये भी देता है क्या O2 बिल्कुल भी ऑब्टेन्ड नहीं होगी, थोड़ी बहुत अमाउंट में होती है, लेकिन उसको हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक। और अगर किसी केस में ऐसा हो Cl2 दे ही ना रखा हो, या मान लीजिए यहाँ पे SO2 दिया रहता, ठीक, और बाकी ऑप्शन सेम रहते, तो हम बोलते कि SO2 ऑब्टेन्ड नहीं होगी, क्योंकि ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ O2 इज आल्सो ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर का ऑक्सीडेशन वहां पे जरूर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो 38th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी। देखो भाई सिंपल सी बात है, 1 ग्राम एटम का मतलब समझ रहे हो आप? 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है भाई? ये इसका मतलब सीधा सा है 1 मोल एल्यूमिनियम, ठीक। तो आप देखो किससे है, किससे पूछ रहा है? फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किसमें? एल्यूमिनियम में, ठीक। आप यहाँ पे क्या बोलोगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास जब आप कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1 मोल एल्यूमिनियम मिल रहा है, यानी इसको आप 3N बोल सकते हैं। 3N पास करने से 1 मोल एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक। N इज अवोगाद्रो नंबर जैसा इसने लिखा। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन 38th हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 बाय करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर फ्लोइंग फॉर 60 सेकेंड। पहले तो आपको पता क्या करना है? करंट चार्ज पास करना, चार्ज फाइंड आउट करना। Q इज इक्वल टू IT, कितना? 25 मिली एम्पियर, 25 इंटू 10 की पावर -3, ये I, और T कितना देखा? 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 25 सीखा 150, तो ये 1500 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1.5 कूलम हो गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो? Q इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 96500 फेराड, ये लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखोगे? CaCl2 है, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? सॉरी, कैल्शियम +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम एटम में जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 2 फेराड पास करने से क्या मिला? 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन्ड हुआ। 1 फेराड पास करने से 1/2 मोल कैल्शियम ऑब्टेन्ड होगा। और अगर आप यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 96500 फेराड पास कर दोगे तो इससे क्या ऑब्टेन होगा? 1/2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 96500 मोल कैल्शियम। अब यहां से एटम भी अपने को फाइंड आउट करने हैं, तो 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू
1.5 डिवाइड बाई 96500 6 इंटू 10 की पावर कितना 23। इसको सोल्व करो। पहले तो ऊपर वाले को लिखो 9 इंटू 10 की पावर 23 और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 00 2 5 जा 10 2 6 जा 12 1 13 और 2 9 जा 18 और 18 और 1 19 ये लिख सकते हैं। इसको एक काम करो, अब ये जाएगा आपका लगभग, इसको मैं अगर 20,000 अप्रोक्स लिख लूं, इसने आंसर कैसे दे रखे वो देख लेते हैं। 10 की सब में 4.68 है, यानी वो तो सेम आना है। 10 की पावर को सही कर दो बस। इसको मैं लिख सकता हूं लगभग इसको एक काम करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई इसको अप्रोक्स लिख दे 200 और ये 3 जीरो अप्रोक्स। अब देखना एक बार कितना आएगा लगभग। अब ये इसको आप लिख सकते हो 9/2 गुना में 10 की पावर 23 ऊपर दो नीचे 10 की पावर 5, ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 18, ये आ जाएगा आपका, इतने मोल एटम आ जाएगा। तो 10 की पावर 18 की टर्म में ये आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा भाई। ठीक, कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन में थोड़ा सोचना पड़ता है, एक और ऑप्शन देख लिया करो, आइडिया आ जाएगा कि 10 की पावर सोल्व करने से काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल one containing acidified ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposited at cathode in two cells when electricity is passed through the cells will be given. Will be, तो ये दोनों सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, यानी चार्ज तो हो गया सेम। तो आप ये बोल दो इन सीरीज, सीरीज में क्या है चार्ज सेम। लेट हमने मान लिया Q इक्वल टू 1 फेराड, ये मान लेते हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। तो अब तो एक तो फेरस क्लोराइड, एक है फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में क्या है Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा Fe में जाएगा, और इसमें क्या होगा Fe+3 किस में 3 इलेक्ट्रॉन लेके फेरिक क्लोराइड में Fe में जाएगा। तो ये 2 फेराड पास करोगे, इसका 1 मोल Fe ऑब्टेन होगा। ठीक, ये क्या पूछ रहा है, इनके मास का रेशो पूछ रहा है क्या, किसका पूछ रहा है, the ratio of iron deposited at cathode in two cells when electricity is passed through cells will be। ठीक, रेशो यानी मास तो उनका सेम ही है। ठीक, तो मोल्स का रेशो वही मास का रेशो आएगा। 1 फेराड पास करोगे 1/2 मोल Fe ऑब्टेन होगा। इसमें देखो 3 फेराड पास करोगे 1 मोल Fe, और अगर एक फेराड पास करोगे तो 1/3 मोल Fe। तो कितना आ गया भाई 1/2 is to 1/3 आया कि नहीं, 3:2 आएगा कि नहीं आंसर, बोलो कोई डाउट है क्या। आंसर कौन सा है 40 का 4th आ जाएगा। ऐसे करना होता है, कर लेंगे, आसान है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए करंट पासिंग थ्रू द टू सेल्स कंटेनिंग कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, एंड द सेकंड सेल कंटेन्स, ये YnO3 ट्वाइस है। The relative atomic mass of X and Y are in the ratio of 1:2. What is the ratio of liberated mass of X to that of Y? तो पहले इनके मोल्स का रेशियो फाइंड आउट कर दो ना। तो X NO3 ट्वाइस दे रखा है इसने, है ना, NO3 थ्राइस दे रखा है, यानी X+3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा X में जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर 3 फेराड पास कर दिया, अब वो 2 सेल ये भी सीरीज में है, सीरीज में तो आपको पता है चार्ज क्या हो जाएगा Q सेम, लेट कितना 1 फेराड मान लिया हमने। ठीक, तो 3 फेराड पास किया तो 1 मोल X का ऑब्टेन हुआ। ठीक, और 1 फेराड पास किया तो 1/3 मोल X का। ठीक, तो अब यहां पे आप एक काम करो, उसकी बात कर लो YnO3 ट्वाइस की। इसमें क्या होगा Y+2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा Y में जाएगा। 2 फेराड पास किया 1 मोल Y का ऑब्टेन हो गया, 1 फेराड पास किया 1/2 मोल Y का ऑब्टेन हो गया। तो रेशियो ऑफ X और Y कितना आया भाई, मास का, मास रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास कर रहे हैं हम यहां पे, है ना। तो उसका कितना 1/3 मोल, तो 1/ इसका 3 मोल है। अच्छा, इनके मास का रेशियो कितना है 1/2 है। ठीक, मान लीजिए X का मास कितना है M है, तो उसका रेशियो उसका कितना है
उसका 2m हो जाएगा, तो इसका कितना 1/2 इंटू 2m, तो ये कितना m से m कैंसिल, इधर 1/3 उधर 1, तो ये आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। इतना मास का रेशियो ऑब्टेंड होगा। 1:3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है यार, आपका सेकंड ऑप्शन में, सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड ऑप्शन है भाई, ये थर्ड है, यहाँ पे उसने गलत लिख रखा है, 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। इसमें कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं, बस सिंपल यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, ध्यान रखना एक्स और वाई का क्या दे रखा है, एटॉमिक मास का रेशियो दे रखा है, तो मास मोलर मास का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, तो इसका अगर m है तो इसका 2m होगा, बस ये ध्यान रखना, और कोई गलती आपसे नहीं होगी। बाकी पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही, लिख लो अगर कुछ लिखना है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ऑन पासिंग C एम्पियर ऑफ करंट फॉर टाइम t सेकंड थ्रू 1 लीटर ऑफ 2 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, ये बोल रहा है कि अमाउंट m ऑफ कॉपर इन ग्राम डिपॉजिटेड ऑन कैथोड विल बी, मास बताना यार कितना है, ठीक। सी देखो Q इज इक्वल टू लिख दो आप, क्या होता है Q इक्वल टू IT, I कितना दे रखा है C एम्पियर, T टाइम T कितना दे रखा है T, C इंटू T, ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये चार्ज आ गया, ठीक। लेकिन किस में आया, ये कूलोम में आया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू CT बाई 96500 फेराड में आ गया। अब देखो, अब सीधा सा यार, कॉपर सल्फेट है तो 1 लीटर और 2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक। तो कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा भाई, ये जाएगा किस में, कॉपर में। आपको पता है 2 फेराड पास करेंगे कि क्या 1 मोल कॉपर ऑब्टेंड होगा, ठीक। और अगर 1 फेराड पास करेंगे कितना 1/2 मोल कॉपर ऑब्टेंड होगा। और अगर यहां पे हम CT 96500 इतना फेराड पास करेंगे 1/2 इंटू CT बाई 96500 कॉपर ऑब्टेंड, मोल इतने मोल कॉपर के ऑब्टेंड होंगे। लेकिन उसने पता क्या पूछा है, मोल नहीं पूछे आपसे, मास पूछा है, तो मास में लिखो 1/2 इंटू CT बाई 96500 इंटू में 63.5 ग्राम कॉपर। अब देख लो कौन सा आंसर आ रहा है। तो अच्छा, इसने ये भी सोल्व कर रखा है, 1/2 को सोल्व कर रखा है 63.5 के साथ, ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो, 2 3 जा फिर 2 1 जा 31.75 इंटू CT बाई 96500 ग्राम कॉपर, इतना ऑब्टेन हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 4, ये m की वैल्यू आ गई आपकी, आंसर 4 हो जाएगा भाई। इजी सा क्वेश्चन था ये भी, बस कुछ नहीं, जहां चार्ज आप लिखते थे वैल्यू देता था वहां पे उसने ना CT बाई 96500 लिखवा लिया आपसे, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। लिख लो जल्दी से अगर कुछ आपका मिस्टेक हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज, भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप लिखते हो कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और इसकी यूनिट क्या आती है, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये आएगी साइमन लिख लो या तो, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या जिसको आप ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख देते हो, या आप लिख सकते हो साइमन, और कर देता हूं बीच में, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। चेक करो कौन सा आएगा। देखो फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को भूल ही गया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एसीटेट आयन, सॉरी सोडियम एसीटेट NaCl आर रिस्पेक्टिवली वैल्यूज दे रखी है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज, ये दे रखी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है आपसे कितना होगा। तो सबसे पहले पता क्या है, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लो, किसकी, एसिटिक एसिड की, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को। ये कैसे आएगी, जहां पे एसीटेट आयन नजर आ रहा ना, या H+ आयन नजर आ रहा, उनकी जोड़ दो। जैसे सोडियम एसीटेट है, इसकी जोड़ना है, और साथ में HCl की भी जोड़ना है, ठीक। जोड़ते टाइम ध्यान रखना जिसकी दी है वही लिखना। अब इसमें Cl की और Cl- और Na+ आयन की एक्स्ट्रा आ गई, तो क्या करोगे, NaCl की माइनस कर दोगे। तो आप बताओ एसीटेट आयन की कितनी है, दूसरे नंबर वाली यानी 90, और उसकी कितनी है HCl की पहले वाली यानी 425, और माइनस कितना करना है 125। 425 में से 125 गया, कितना बच गया, 425 में से 125 घटाना ना, हाँ
300 और 90 कितना हो गया 390 और ये आ जाएगा आपका मोल, नहीं सॉरी साइमन किसमें लिख रहा है, ये महो में लिख रहा है, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो आपकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी आ गई और मोलर कंडक्टिविटी उसने दे रखी है कंसंट्रेशन पे कितनी 7.8 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपसे अल्फा पूछा गया है, अल्फा कितना होता है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 7.8 डिवाइड बाय 390। इसको मैं पता क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेशन लूंगा जल्दी सोल्व करने के लिए। कैसे 7.8 को 8 लिख लो और इसको कितना लिख दो 390 को 400 लिख दो। इसको आप लिख सकते हो 8/4 इंटू 10 की पावर -2 अप्रोक्स 0.02 आ जाएगा। चेक करो कौन सा है, 0.10 वो नहीं आएगा, 0.15 नहीं आएगा, 0.02 ये आ गया आपका आंसर 2। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखो अब कर देंगे ना सोल्व, कुछ भी नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना आता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये मोलर कंडक्टिविटी उसने कंसंट्रेशन C पे दे रखी है यानी 0.1 मोलर की। तो अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद क्या है कैलकुलेशन है, मैंने 7.8 को 8 लिख लिया, 390 को 400 लिख लिया, इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक, जल्दी सोल्व हो गया। और वैसे ना भी सोल्व हो ना, देखो 7.8 बटे 390 ये है ना, इसको लिखो 78 बटे 3900। ठीक है, काट के देखो 39 1 जा 39, ये 100 आ जाएगा नीचे, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2। वैसे ही पूरा पूरा कट रहा था। ठीक, अगर नहीं भी लिखते तब भी चलो कोई बात नहीं, यही लिख दूं क्या, हटा दूं क्या इसको, अप्रोक्सीमेशन को, अप्रोक्सीमेशन को हटा ही देते जब पूरा पूरा सोल्व हो रहा है। तब क्यों 1% भी रिस्क क्यों लेना है जब पूरा सोल्व हो जाए तो। ठीक, तो इसको आप ऐसा लिख दोगे 78/3900, 39 पे कट जाएगा, 3900 जा 3900 जा 3900 और ये 39 2 जा 78, 2 इंटू 10 की पावर -2 आ गया यानी 0.02। अब आपका आंसर देखो सेकंड था, हो गया ना आसानी से 44th। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड इज। पहली बात तो चार्जिंग में पूछा गया, डिस्चार्जिंग में नहीं है। देखो अगर आप देखेंगे भाई कैथोड की रिएक्शन देख, पहले तो क्या लिखेंगे, एनोड पे क्या होता है पता है, उसमें एनोड पे क्या होता है, लेड जो है ना वो सल्फेट आयन की प्रेजेंस में किस में जाता रहता है, लेड +2 में जाएगा। ठीक, यहाँ नहीं एक्चुअल में यहाँ पे होता है, एनोड पे तो जाएगा लेड +2 में, ये PbSO4 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक, कैथोड पे क्या होता है, PbO2 जो है वो सल्फेट आयंस और H+ आयन की प्रेजेंस में किस में जाएगा, PbSO4 प्लस किस में जाता है, बोलो प्लस क्या होगा, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और यहाँ पे आप लिखोगे ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ऐसे आप बैलेंसिंग करके दिखाओगे। तो ये होगा डिस्चार्जिंग, ये क्या है डिस्चार्जिंग। आपसे पूछा क्या है ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक, चार्जिंग में क्या करोगे, रिएक्शन को रिवर्स कर दो। एनोड पे क्या होगा, लेड सल्फेट जो है वो किस में जाएगा, लेड में जाएगा प्लस सल्फेट आयन में। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन लेके। और कैथोड पे क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स करो, PbSO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल किस में जाएगा, PbO2 में प्लस किस में, PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपसे पूछा था। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देखो अब तो आपसे क्या पूछा है भाई, द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, तो आप बता दो कैथोड पे क्या हो रहा है, लेड सल्फेट क्या है, PbO2 इसमें जा रहा है, आंसर आ गया आपका 3। लेकिन कई बार एग्जामिनर ना स्टेटमेंट देता है, तो स्टेटमेंट जब भी देना आप ध्यान रखो, लेड सल्फेट क्या है, लेड सल्फेट ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, एनोड पे जाएगा लेड में और कैथोड पे जाएगा लेड डाइऑक्साइड में। ठीक, ये ऐसे स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, लेकिन जिसको ये रिएक्शन आती है वो रिवर्स करके देख लेगा, यार कितना टाइम लगता है, जरूर थोड़ा लिख के देखना, माइंड में ही कर लो। ठीक, फास्ट लेकिन करना ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन रीजन का है, गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट
बिल्कुल सही है। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसको जंग नहीं लगता, उसका कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है उसके ऊपर जिंक की परत हम चढ़ा देते हैं, और जिंक की परत जब चढ़ाते हैं तो हम जानते हैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है। तो इसलिए अगर ऑक्सीडेशन होना होगा, जिंक का पहले होगा, आयरन का बाद में होगा। तो अगर वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा और नीचे जो हमारा आयरन है वो बचा रहेगा। तो ऐसे वो उसको कोरोजन होने से बचाता है, उसके रस्टिंग से बचाता है। नेक्स्ट रीजन लिखा, जिंक हैज ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। बिल्कुल सही है, मैंने यही आपको बताया है, और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी आंसर आ जाएगा 1, क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद concentration of an electrolyte in aqueous solution is shown in given figure। मोलर कनेक्टिविटी दे रखी है और यहां पे ये कंसेंट्रेशन दे रखी है। देखो 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या करते हैं, कोलार्स लॉ पढ़ते हैं। आप क्या लिखते हो भाई, मोलर कनेक्टिविटी हम लिखते हैं ऐसे, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू रूट सी, ये लिखा जाता है। और इसका ग्राफ ये ऐसे बनता है, ये मोलर कंडक्टेंस और ये आपका आता है अंडर द रूट सी। तो इसमें ये जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे KCl के लिए, जैसा कि आपके NCERT में लिखा है। और वहीं ये ग्राफ जो आता है ये आता है आपका एसिटिक एसिड के लिए, यानी वीक के लिए। ठीक, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब देखो एक्स किसका, ये वाला, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और अब इसमें देख लो आंसर, पहला ऑप्शन क्या है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये भी HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, आंसर 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आपके नीट एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझ के जाना है। जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस में ये वाला पूछा है, तो हो सकता है एग्जामिनर ये वाले ग्राफ आपको दे दे, ये पूछ ले ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है नेगेटिव स्लोप, और ये वाला ग्राफ किसका है, ऐसे ही पूछ सकता है। या जैसे इसने सिंगल इसका दिया ना भाई, हो सकता है ओनली KCl वाली लाइन देके पूछ ले किसका, 4 ऑप्शन दे देगा, KCl दे दिया, एक एसिटिक एसिड दे दिया, फॉर्मिक एसिड दे दिया, एक NH4OH दे दिया। तो KCl ही ना वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और ये हाइपरबोला आएगा किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये ध्यान रखना है बस आपको, समझे कि नहीं समझे? कुछ नोट करना तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन, गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 कॉपर एंड कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, ये गिवन है, ये ई नोट पूछ लिया। तो सिंपल सी बात है भाई, पहला क्या लिखा है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है। ठीक, इसका ई नोट दिया है, तो इसका डेल्टा जी लिख दो आप, ई नोट से डेल्टा जी नोट माइनस NF ई सेल -2 इंटू F ई नोट सेल कितना दिया, 0.34। दूसरा, कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू -1 इंटू F इंटू 0.522 इतना आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है भाई, कॉपर +2 से किस में जाए, कॉपर में जाए, कॉपर +2 से, एक सेकेंड, इसका पूछा गया आपसे, कॉपर +2 से 1 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर प्लस में जाए, तो इसका डेल्टा जी नोट लिख लो भाई, कितना आएगा। एक बात बताओ, अगर हम एक काम कर दे, यहां पे 1 में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दे, तो कॉपर +2 उधर चला जाएगा। तो यहां पे अगर ये डेल्टा जी नोट 1 है, ये डेल्टा जी नोट 2 है, तो आप इसको डेल्टा जी को ऐसे लिखो, डेल्टा जी नोट 1 माइनस डेल्टा जी नोट 2, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव होती है नेचर में, यानी ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे इक्वेशन पे आप ऑपरेशन लगाएंगे वैसा ही आपका डेल्टा जी पे लगेगा। ठीक, तो डेल्टा जी नोट कितना है, -NF -1 इंटू F इंटू ई नोट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है, -2 इंटू F इंटू 0.34, और ये कितना माइनस फिर माइनस कितना 1 इंटू F इंटू 0.522। तो अब देखो ये हो गया आपका -F इंटू ई नोट सेल, और ये हो जाएगा -F इंटू ये 0.68, और ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 0.522 F, तो कितना बच जाएगा
माइनस एफ इंटू ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू, ये बच जाएगा आपका 0.16 से थोड़ा कम बचेगा, दे रखा है इसने कहीं पे, ये 1.158 आ जाएगा, ठीक करके देख लेना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई नोट इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा 0.158 वोल्ट। आंसर चेक करो, आंसर आ रहा 41, 8 का 1। ऐसा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे गए, चाहे जेईई मेंस है, चाहे आईआईटी एडवांस है, चाहे नीट है, रिपीट करता रहता है कुछ भी नहीं। आपको डेल्टा जी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख करना है, बस आपको ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिए ना, हाफ सेल दिए है, इससे आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, उससे डेल्टा जी लिखना आना चाहिए। जो फाइनल रिएक्शन है वो गिवन रिएक्शंस पे ऑपरेशन लगा के लिखनी आनी चाहिए, तो जो ऑपरेशन आपकी गिवन रिएक्शंस पे लगेगा वही फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, वैसे ही इसके डेल्टा जी नोट पे लगेगा। ठीक, बस फिर हो जाएगा, सोल्व कर देंगे भाई, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 49, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है, आपको बताना है कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है, दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है। तो पढ़ो पहला स्टेटमेंट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर आपको याद हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लिख रहे थे, नॉर्मली जो गिवन रहती है, जैसे आप ऐसे लिखते हो सोडियम एसीटेट की और HCl की तो आप ऐड कर लेते हो, ठीक, और माइनस इसमें से कर देते हो NaCl की। आपको याद होगा कितना आता है, 390 पॉइंट समथिंग आता है। अगर आप इसमें पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लेके चलेंगे, इसकी कितनी आती है, ये आती है आपके 90, ये आती है अप्रोक्स 425, और ये आती है आपकी कितना, जनरली अगर हम बात करें ये होती है 91, नहीं सॉरी 125, तो ये आता 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद है। अब आप उसकी लिखो KCl की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक, तो कितना आएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, यही हम लिखेंगे। तो यहां पे अगर आप लिखोगे पता क्या होगा, तो K प्लस की तो होती है 74 के आसपास, और जो आपका ये Cl माइनस की इसकी होती है 76 के आसपास, ये आती है 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो बताओ किसकी ज्यादा आई, ये तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा आ रही है, ठीक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। अब देखो नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो इसको अगर मैं लिखूं मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M, तो यहां पे क्या लिखोगे, अगर कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि ये बोल रहा है क्या होगा, डिक्रीज होगी। जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, तो दोनों क्या होगी, रॉन्ग होगी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा 4। बोलो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके साथ दिक्कत क्या हुई होगी, आपने सीधा लिख दिया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग की वीक से ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है ना, ये थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने, और डेटा भी एनसीईआरटी में गिवन है, बट ऐसा नहीं कि अब सारा डेटा आप रटने लग जाओ, डेटा रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डेटा नहीं रटेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ गया, कितने सालों में एक बार एक क्वेश्चन आया ऐसा डेटाबेस, ठीक, हो सकता है आगे कभी भी ना आए, और हो सकता है अगर आपके एग्जाम में रिपीट हो ये एज इट इज हो जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपके जो ग्राफ भी दे रखा है एनसीईआरटी में वो KCl और एसिटिक एसिड का दे रखा है, तो पूछेगा तो यही पूछेगा, ध्यान रखना एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके KCl से ज्यादा होती है, बस इतना ही ध्यान आपको रखना है, ठीक। वो वैसे भी आपको याद रहेगा, अब कर दी होगी आपने मिस्टेक, अब हमेशा आपको याद रहेगा, अब तो भूलोगे नहीं, उसकी भी टेंशन मत लो, ठीक। तो जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन था, ठीक, अगर एज इट इज एग्जाम में आता तो आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, हाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो इसमें क्या दे रखा है, पैरामीटर और ये इसकी यूनिट दे रखी है। सेल कांस्टेंट पहला दे रखा है A, G स्टार की यूनिट क्या होती है बताना भाई, G स्टार की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स या मीटर इनवर्स बोल सकते हो, तो मीटर इनवर्स लिख रहा है बार बार तो वही लिख देते हैं। बी में मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की होती है ये आएगा आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आप क्या लिखोगे, ये आप लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मीटर भी ले सकते हो सेंटीमीटर की जगह, है ना।
नेक्स्ट है कंडक्टिविटी यानी कप्पा। कप्पा की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, और आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। डी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, यह है आपका